हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए ग्रेट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम हमारे उन लॉज को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ, जिसके ऊपर हमारी केमिस्ट्री बेस्ड है, जिसकी वजह से हमने केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग चीज़ों पर पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, यानी कि कांस्टेंट प्रपोर्शन से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं मल्टीपल प्रपोर्शन। जॉन डाल्टन ने इसको प्रपोज किया था इन 1803 के अंदर। समझ रहे हो, मतलब कि काफ़ी टाइम बाद, कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रपोर्शन के काफ़ी साल बाद ये लॉ मार्केट में आया था। ये डाल्टन अंकल ने दिया था, ये इनका खुद का लॉ था। 1803 में इन्होंने दिया था, जॉन डाल्टन। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है देखना समझना। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, अल्ट्रा मैक्स प्रो वर्जन है। अब देखो कैसे काम करता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपके पास में एक कार्बन नाम का एलिमेंट है और एक एलिमेंट आपके पास में ऑक्सीजन नाम का है, या मान लो आपके पास में एक हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है। मान लो आपके पास में एक नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है। अब ये तीन एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल में अगेन आपके पास में दो एलिमेंट है, तो पहले केस में आपको दिखेगा कि एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। इसमें इनके एटम का रेशियो कितना है? 1:2 का रेशियो है। कितने का रेशियो है? 1:2 का रेशियो है। लेकिन जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूंगा तब कार्बन का एटम तो एक रहेगा लेकिन ऑक्सीजन का एटम भी एक हो जाएगा, यानी यहां पर ये दोनों 1:1 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, हाइड्रोजन का केस देखो। पहले केस में आपके पास में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, वाटर 2:1 का रेशो। और दूसरे केस में आपके पास में H2O2 होता है, यानी कि 1:1 का रेशो। सर 1:1 क्यों? यहाँ तो 2:2 है भाई, दोनों 2 से डिवाइड हो गए ना, तो सिंपल रेशो 1:1 हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पर तो बहुत सारे केसेस दिखेंगे। पहले केस में आपको NO दिखेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, 1:1 का रेशो। दूसरे केस में आपको NO2 दिखेगा, 1:2 का रेशो। तीसरे केस में आपको N2O4 दिखाई देगा, जो कि अगेन 1:2 का रेशो है। तो यहां पर भी आप देखो रेशो किस प्रकार वर्क कर रहा है ना। जॉन डाल्टन ने हमें क्या समझाया, ध्यान से बिल्कुल फोकस करके सारा ध्यान इधर उधर से हटा लो। टीवी पे तारक मेहता नहीं चल रहा है, बाबू सोना ने खाना खाया कि हमको नहीं पता, अभी हम लोग इधर फोकस करेंगे, इधर ध्यान दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है जॉन डाल्टन या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने हमें क्या सिखाया कि जब कभी भी दो एलिमेंट, ध्यान से सुनना, जब कभी भी दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, आप देखो कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हुए, एक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक से ज्यादा कंपाउंड हो गए। वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। तब एक एलिमेंट के मुकाबले दूसरे एलिमेंट का रेशो वेरी करेगा। एक एलिमेंट के मुकाबले दूसरे एलिमेंट का रेशो वेरी करेगा। एक एलिमेंट के मुकाबले दूसरे एलिमेंट का रेशो वेरी करेगा। आप देखो, इसमें भी ऑक्सीजन का रेशो वेरी कर रहा है, दोनों कंपाउंड में, इसमें भी ऑक्सीजन का रेशो वेरी कर रहा है और इसमें भी ऑक्सीजन का रेशो वेरी कर रहा है। तो एक एलिमेंट का रेशो सेम दिख रहा है, दोनों में कार्बन 1:1, दोनों में हाइड्रोजन 2:2, दोनों में नाइट्रोजन 1:1, यानी कि एक एलिमेंट का रेशो फिक्स है लेकिन दूसरे एलिमेंट का रेशो वेरी कर रहा है। और कैसे वेरी कर रहा है? इन अ सिंपल रेशो। कैसे वेरी कर रहा है? सिंपल रेशो में 1:2, 1:1,
या इधर 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 इधर, हाँ है ना, और इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर पर 2 1 है तो 1:2, यहाँ पर भी 1:2। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेशो वेरी कर रहा है, इनफैक्ट यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशो वेरी कर रहा है, यहाँ पे 2:1 हाइड्रोजन का रेशो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशो फिक्स हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशो तो फिक्स हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का रेशो वेरी कर गया। तो जॉन डेल्टन ने क्या बोला, एक बार फिर से इसके लॉ को ध्यान से सुनेंगे, कि जब कभी भी 2 एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जब कभी भी 2 एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तब उन कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट का रेशो फिक्स होगा, लेकिन उसके मुकाबले जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका रेशो सिंपल रेशो में वेरी करेगा। दूसरे एलिमेंट का रेशो वेरी करेगा, लेकिन सिंपल रेशो में वेरी करेगा। ऐसा आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा कि एक कंपाउंड आपने बनाया कार्बन ऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड आप बना रहे हो CO5, ऐसा कभी वेरी नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिख के दे देता हूं। तो व्हाट दिस लॉ सजेस्ट दैट व्हेन two elements combine to form more than one compound, to form more than one compound, then the ratio of an element, then the ratio of an element varies in a simple ratio, varies in a simple ratio with respect to another element, with respect to another element whose ratio remains सेम। देखो बिल्कुल अपनी भाषा में सुंदर सी प्यारी सी, अपने घर में अपनी माँ के सामने ले जाने लायक डेफिनेशन मैंने लिखाई है कि जब कभी भी 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तब किसी एक एलिमेंट का रेशो, देन द रेशो ऑफ एन एलिमेंट वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? सिंपल रेशो में वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के मुकाबले, जिसका रेशो सेम रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशो सेम है, यहाँ पर नाइट्रोजन का रेशो सेम है, यहाँ पर कार्बन का रेशो सेम है। यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशो वेरी कर रहा है 1:2 में, यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशो वेरी कर रहा है 2:1 में, यहाँ पर इनका रेशो वेरी कर रहा है ऑक्सीजन का 1:2 में। और यहाँ पर हम कौन से रेशो की बात कर रहे हैं? हम हमेशा सिंपल रेशो की बात करते हैं। एंड मेरे प्यारे बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर सिंपल रेशो का मतलब क्या? जैसे मान लो आपके पास में एक एलिमेंट है A, उसके एटम है 35, और एक एलिमेंट है Y, उसके एटम है 70। अब आप इसको देख के बोलोगे सर ये तो सिंपल होल नंबर रेशो है ही नहीं, ये तो सिंपल रेशो है ही नहीं। तो बेटा आप इन दोनों नंबर को एक कॉमन डिजिट से डिवाइड करके देखो। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। यार ये तो 1:2 का रेशो है। सो यस, ये एक सिंपल रेशो है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, लेकिन अगर ये ऐसा होता A 35 और B 100, तो ये फिर कटता 5 7 ज़ा 35 20, लेकिन अब नहीं कटता। अब ये 7:20 का रेशो हो गया, तो ये सिंपल रेशो नहीं कहलाएगा, ये सिंपल रेशो नहीं कहलाएगा। जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में चला जाए उसको सिंपल रेशो बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे गुलजारी लालो? तो ये हो गया तुम्हारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो जल्दी से इसको छापो। आओ इसके ऊपर मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। पहला ही न्यूमेरिकल दिमाग पर लोड डालने वाला है, या चलो पहले थोड़ा इजी वाला करवा देता हूँ फिर टफ वाला कराता हूँ। कर लिया नोट? चलो अब तक मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। एन एलिमेंट फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, ठीक है, करूँ रब? चलो ग्रेट। चलो एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल, मल्टीपल प्रोपोर्शन अंकल पर भी करते हैं। इसको भी थोड़ा सा हम खुश कर दें, खुश कर दें एकदम, बोले तो जोरदार तरीके से। हाँ तो सवाल लिखो। एन एलिमेंट forms
2 ऑक्साइड having 2 oxide of 2 oxides of 2.900 grams and 2.250 grams and 2.250 grams of these oxides having कितना लीटर 1.12 है क्या? हैविंग 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हैविंग 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हैविंग 1.12 ऑक्सीजन इलस्ट्रेट फाइंड दैट these datas follow लॉ ऑफ मल्टीपल वाला प्रपोर्शन। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसन सॉल्व करेंगे। एक एलिमेंट है, मान लो वो एलिमेंट अपना कौन है X, इसके 2 ऑक्साइड्स बन रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है 2 ऑक्साइड्स बन रहे हैं। एक ऑक्साइड का वजन इतना है, दूसरे ऑक्साइड का वजन इतना है। इन दोनों के अंदर एक बात क्या देखी गई, इन दोनों के अंदर एक बात देखी गई कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 1.12 लीटर है। इन दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 1.12 लीटर। तो आपको बताना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है नहीं। तो देखो बेटा, मैंने आपको हमेशा सिखाया है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी सिखाया था और मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि जब कभी भी गैसेस की बात चले, एक गोल्डन रूल याद रखना। अगर मेरे पास में 22.4 लीटर कोई गैस है तो वो गैस कितने मोल के बराबर होगी? 1 मोल के। और 1 मोल का मतलब क्या होता है? उसका मोलर मास। ये आप क्लास 9th में भी सीख के आ चुके हो। मोलर मास का मतलब क्या होता है? आप उस गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और उसके आगे ग्राम्स लगा दो तो वो मोलर मास बन जाता है। तो क्यों ना मैं पहले इस ऑक्सीजन को ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे को ऑक्साइड्स की वैल्यू तो ग्राम में दे रखी है, तभी मैं कुछ समझ पाऊंगा। तो चलो मैं यहाँ पर कन्वर्जन करता हूँ कि अगर मेरे पास में 22.4 लीटर ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीजन का मास कितना होता? 32 ग्राम। आप सब लोगों को पता है एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास 32। ग्रेट। लेकिन आप लोगों के पास में तो 1.12 लीटर ही ऑक्सीजन है, तो कितना ग्राम? x ग्राम। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई मार लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.12 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन 22.4। क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी कर लो, बहुत ईजी कर लो। डेसिमल को 1 और 2 डिजिट राइट में ले जाओ, राइट में ले जाओगे तो 10⁻² लग जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। इसमें डेसिमल को 1 डिजिट उधर ले जाओ राइट में, तो इस पे लग जाएगा 224 इंटू 10⁻⁻1। देखो कितना आसान हो गया हम लोगों के लिए। ये एग्जैक्टली तुमको 2 टाइम्स जाता हुआ दिख रहा है, ये एग्जैक्टली तुमको 16 टाइम्स जाता हुआ दिख रहा है। 10⁻² ऊपर जाकर 10⁻+1 हो जाएगा, तो -2 और +1 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻1 और -1 बोले तो 1.6 ग्राम्स। तो ये तुम्हारे ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई, यानी 1.60 ग्राम्स ऑक्सीजन है, 1.60 ग्राम्स ऑक्सीजन है। अब देखो ऑक्साइड नंबर 1, ऑक्साइड नंबर 1, इसमें क्वांटिटी कितनी है? 2.900 ग्राम्स ओवरऑल। उसमें से ऑक्सीजन कितना है? 1.60 ग्राम। तो बचा कितना? तो बचेगा 0, ये हटा देते हैं अपन, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स क्या सिखाते हैं कि जिसमें स्मॉल कम डिजिट से डेसिमल के बाद वही आपको लेना है। तो 1.30 ग्राम्स। ऑक्साइड नंबर 2 चेक करते हैं, 2.250 ग्राम्स माइनस 1.60 ग्राम्स, इसमें भी 0 हटा देते हैं, तो यहाँ बचेगा 5, फिर 2 में से 6 तो डेसिमल लेना पड़ेगा, तो ये जाएगा 6, तो 0.65 ग्राम्स। मतलब कि ऑक्सीजन का वैल्यू दोनों में सेम है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एक एलिमेंट की वैल्यू, एक एलिमेंट का रेशो तो दोनों में सेम होगा। तो ऑक्साइड नंबर 1 में ऑक्सीजन 160 ग्राम्स इसमें भी है, और ऑक्साइड 2 में भी 160 ग्राम्स है, यानी कि 1 और 1। मतलब जब मैं कट करूंगा
अब यहाँ देखो, एक वाले में, पहले वाले में ऑक्सीजन है 1.30 ग्राम और दूसरे वाले में 0.65 ग्राम। अब इनका सिंपल रेशो निकालो। हाँ, मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि 1.30 और 0.65 एग्जैक्टली 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 2/1, यानी कि ये 2 है और ये 1 है। तो देखो, एक में आपका जो एलिमेंट है उसका रेशो 2 है और दूसरे में उसका रेशो 1 है। ऑक्सीजन का रेशो तो दोनों में सेम है, दोनों में ऑक्सीजन का रेशो सेम है 1:1, लेकिन इसमें एलिमेंट का रेशो 2 है और इसमें एलिमेंट का रेशो 1 है, यानी एग्जैक्टली यस, ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। अपन ने यही तो सीखा था कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसमें किसी एक एलिमेंट का रेशो तो हर कंपाउंड में सेम होगा। इसमें देखो, ऑक्सीजन का रेशो बराबर है, यानी दोनों में ऑक्सीजन का मास बिल्कुल बराबर है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है उसका रेशो वेरी करेगा, लेकिन सिंपल रेशो में। तो इसमें इसका मास 1.30 है, इसमें 0.65। आप बोलोगे सर ये सिंपल रेशो तो है ही नहीं, तो आप इसको डिवाइड करो, ये 65 इंटू 2 130, तो देखो 1:2 के रेशो में आ गया। तो इस प्रकार के सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। अच्छा सवाल था ये, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो एक सवाल और सॉल्व करेंगे, एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। वो भी सवाल अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कई बार बच्चों को सवाल में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि तुम लोग तो धूम मचा रहे हो, रंग जमा रहे हो, पान पराग, पान मसाला, पान पराग। चलो आगे बढ़े, ग्रेट। अब चलो फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन का है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक एलिमेंट एक्स और वाई के दो कंपाउंड बन रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में एक एक्स एंड वाई नाम के एलिमेंट है, एक्स एंड वाई नाम के एलिमेंट है, एंड ये दो कंपाउंड बना रहे हैं एंड फॉर्म्स 2 कंपाउंड। पहले वाले केस में ये बोल रहा है एक्स 0.324 ग्राम है, 0.324 होना चाहिए, हाँ 424 ग्राम है, और y 0.471 ग्राम है, 0.471 ग्राम है। दूसरे वाले में ये बोल रहा है जो तुम्हारा x है वो 117 0.117 ग्राम है, और इसमें कह रहा है ये y 0.509 ग्राम है, 0.509 ग्राम है। ठीक है, ओके। अब ये बोल रहा है शो दैट ये डेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। शो दैट दिस डेटा फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब यहां पर आप देखो, आप बोलोगे सर डेटा तो दे रखा है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर ले तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन बेटा डायरेक्टली फॉलो नहीं कर रहा है। देखो मेरी बात समझना, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो ये कह रहा है कि एलिमेंट एक्स और वाई दो कंपाउंड बना रहा है। पहले कंपाउंड का डेटा दे रखा है, दूसरे कंपाउंड का डेटा दे रखा है। अब आपको बताना है कि डेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर एक बात समझना है, बहुत बेसिक सी बात है कि अगर मान लो मैं इस डेटा को ऑब्जर्व करूं, लेट्स से कि ये डेटा बिल्कुल करेक्ट है, तो 0.117 ग्राम एक्स कितने के साथ कंबाइन हो रहा है, 0.509 वाई के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये डेटा सही है तो अगर मेरे पास में 0.324 ग्राम एक्स है तो मेरे पास में कितने ग्राम वाई होना चाहिए, ये मुझे पता लगाना है। भले इसमें वैल्यू आपको दे रखी हो, भले ही आपको इसमें वैल्यू दे रखी हो, लेकिन मैं इसे ध्यान में रख के इसकी बात कर रहा हूं। देखो ये कैसा है, देखो बहुत ध्यान से और बहुत आराम से सुनना। इमेजिन करो आपके पास में हाइड्रोजन है, देखो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपके पास में ऑक्सीजन है। अब आपको ये बोल दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो कंपाउंड बना रहे हैं। पहले कंपाउंड में मैंने देखा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या देखा
कि 2 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा डेटा, मान लो दूसरा डेटा मेरे को दे दिया कि 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ 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 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। चलो 32 नहीं, एक काम करते हैं, 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा वाटर बनाने के लिए। अपन जानते ही कि जब वाटर बनता है तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है और 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है, तभी तो 1:8 का रेशो निकल के आता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले डेटा को भूल जाता हूँ, अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं पता, भले ही सवाल में 64 दे रखी हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर ये पानी ही है, अगर ये दूसरा वाला कंपाउंड भी वाटर ही बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैंने 2 ग्राम पानी मिलाया तो 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलाया तो 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अब ये भी पानी बन रहा है, इमेजिन करो ये भी वाटर है, तो 4 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, x। अब मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये जाएगा 16 × 4/2, तो 2 8 जा 16 यानी कि 32 ग्राम। मतलब मेरे को पानी बनाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दे रखी है, क्या ये वाटर के लिए दे रखी है, नहीं, वाटर के लिए तो ये दे रखी थी, ये तो कोई और कंपाउंड है, तो लेकिन मैंने क्या करा, मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि दूसरा वाला कंपाउंड भी पानी है। तो मैंने चेक कर लिया कि पानी बनाने के लिए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, लेकिन क्या सवाल में 32 ग्राम दे रखा है, नहीं, सवाल में तो 64 ग्राम दे रखा है, मतलब ये वाटर नहीं है। पहली बात तो ये प्रूफ हो गई। अब हमने देखा कि अगर मैं पानी बनाता तो 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन लगती, लेकिन यहाँ पर दी कितनी रखी है तुमको, 64 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है, मतलब कि ये कैसा रेशो हो गया, 1:2 का रेशो हो गया। तो हो गया ना सिंपल रेशो, मतलब यस, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो कंपाउंड तुम्हारा बन रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन वाला, ये 2:, हाँ, ये ऊपर वाले के मुकाबले 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 और 4 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 64, तो ये 1 और ये 4, ये 1 और ये 2, यानी ये ऊपर वाला 1:1 का रेशो है और नीचे वाला 2:4 का रेशो, यानी कि ये 1:2 का रेशो हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से अपने को सॉल्व करना है। तो अभी हम इस वाले केस में भी यही कर रहे हैं, हमको पता है कि ये 2 अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन मैं इमेजिन करता हूं कि अगर ऊपर वाला जो कंपाउंड है वही कंपाउंड नीचे वाला भी बन रहा है, बस मात्रा बढ़ गई, तो इसके लिए कितना है y लगेगा, मैंने मान लिया x लगेगा, या चलो मैंने बोल दिया a लगेगा। अब इसको ज़रा अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0.324 मल्टीप्लाई बाय 0.509 अपॉन 0.117। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई थिंक कैलकुलेट करना पड़ेगी मुझे, इसकी वैल्यू आएगी 1.409, इसकी वैल्यू आ रही है 1.409। सो देयरफॉर 1.409 y इज रिक्वायर्ड अगर हम ऊपर वाले कंपाउंड को लेते हैं। लेकिन आप देखो सवाल में वैल्यू तो कुछ और ही दे रखी है 0.409, बट 0.471 ग्राम y इज अवेलेबल। मतलब डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड अलग अलग है, क्योंकि अगर ये और ये सेम होते तो इनका रेशो भी सेम होता। मतलब आपको अगर ये और ये कंपाउंड सेम होते तो अगर इतने ग्राम के लिए इतना y लगेगा तो फिर इतने ग्राम के लिए इतना y लगना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कम y लग रहा है, मतलब दोनों कंपाउंड अलग अलग है। अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको इनका रेशो चेक करना है कि अगर ये वाला कंपाउंड में x इतने ग्राम होता तो डेफिनेटली मेरे को 1.409 y लगता, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड अलग है, इसमें इतना y है 0.471,
तो जब जब मैं इनका रेशो निकालूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1:3 का आ रहा है रेशो, अप्रॉक्सीमेटली ये 3:1 का रेशो आ रहा है। और आप लोग जानते हो कि ये सिंपल रेशो है। अगर ये सिंपल रेशो निकल रहा है दैट मीन्स ये क्वेश्चन मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सवाल में थोड़ा सा देखो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यू विल बी रिक्वायरिंग प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के सब हो जाएगा। जितने सवाल इस तरीके के करोगे मज़ा आएगा, लेकिन ये सिर्फ स्कूल लेवल तक के लिए है। आई डोंट थिंक जेई वगैरह में आपको इस तरीके के सवाल कभी भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर अपन चलते हैं द गे, द लू, द सेक लॉ की तरफ, गे लू सेक लॉ की तरफ। चलो नोट करो। हम गाइज एज यू ऑल नो, जैसे अभी मैंने अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है एंड अनअकैडमी पर अभी मेरे 2 नए और बड़े इंपॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं। खैर वो बैचेस वैसे तो NTSC ओलंपियाड फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी जो बच्चा 8, 9 और 10th में है उसके लिए है। लेकिन वो जो बैच है जिसमें एक बैच का नाम है निर्माण, उस बैच का नाम है निर्माण। उस बैच के अंदर मैं एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एट अ वेरी हाई लेवल, यानी जेई और नीट लेवल। सो इन केस इफ़ यू वांट टू एनरोल, आप एनरोल कर सकते हो। दोनों बैचेस की कंप्लीट डिटेल, दोनों बैचेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैंने मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई 8, 9, 10 का कोई बच्चा है और वो डिज़र्व करता है और उन्हें मैं क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप उनको अनअकैडमी का बोल सकते हो। अदरवाइज हम तो यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलो अब अगले जो 2 लॉ हैं बेटा, एक तो गे-लुसेक लॉ और एक एवोगैड्रो लॉ, मैं उनके न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में कराने के फेवर में नहीं रहता। उसके पीछे क्या लॉजिक है देखो, क्योंकि ये जो दोनों लॉज हैं, इनफैक्ट ये एक चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर हम लोग कुछ पहले बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके पहले मुझे आपको स्टोइशियोमेट्री पढ़ानी पड़ेगी, मुझे आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, और उसके भी पहले मुझे आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब पढ़ाने पड़ेंगे। तब जाकर आप गे-लुसेक और आपके एवोगैड्रो लॉ के न्यूमेरिकल्स बना पाओगे। तो गाइस बिल्कुल चिंता मत करना, वी विल सॉल्व एवोगैड्रो लॉ एंड गे-लुसेक लॉज न्यूमेरिकल इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इनफैक्ट मैंने पिछले साल भी कराए थे, मैं इस साल भी कराऊंगा। इनफैक्ट आप अपनी किताबों में भी देखोगे ना तो यू वोंट गेट एनी क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो अभी सिर्फ समझ लो। तो सर फिर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि देखो ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। ये आपको बता रहा है कि पुराने समय में केमिस्ट्री में क्या काम हुए जिनकी वजह से हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। तो पहले 3 लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये डिस्कवर हुए, इनके बारे में बातचीत हुई। तब हमें जानने को मिला कि भाई मैटर क्या होता है, कैसे एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, कैसे कंपाउंड बन रहे हैं, उनका रेशो क्या है, कुछ तो भी अलता भलता मॉलिक्यूल तो नहीं बन रहा है। तो ये हमको जानने में मदद हो रही है। तो अगला लॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज, हम सब का फेवरेट, गे-लुसेक लॉ। क्योंकि ये नाम एक ऐसा नाम है जिसमें अगर आप कभी स्कूल जाते हो तो आप बहुत हंसते हैं, क्योंकि हमारे छिछोरे दोस्त ऐसे नाम सुन के हमें बहुत हंसाते थे। भाई मेरे को तो क्लास आज भी याद है, जब ये गे-लुसेक नाम आया था तो मेरे दोस्त ने इसके लिए कुछ और ही प्रोनाउंसिएट कर दिया था, और मैं इतनी ज़ोरदार तरीके से हमारा ग्रुप हंसा था कि हम 4 लोगों को क्लास के बाहर निकाल दिया था केमिस्ट्री की मैडम ने। खैर वो मैडम भी क्या थी, बोल बोल के तो पढ़ाती थी। वो बोलती थी बुक रीड करो, मैं रीड करता था, गे-लुसेक लॉ इज द लॉ इन, फिर वो बोलती थी समझ में आया, हम ऐसे देखते थे। फिर मैडम उसको हिंदी में बताती थी। फील आता था जैसे कि इंग्लिश पढ़ रहे हो या सोशल साइंस पढ़ रहे हो, साइंस की फीलिंग ही नहीं आती थी। तो चलो ठीक है, फिर ऐसी क्लास में तो हंसने को बनता है कि नहीं आते, कुछ गलत तो नहीं किया ना। चलो क्या गलत किया, दिए 2 हाथ। चलो तो गे-लुसेक लॉ की तरफ चलते हैं। ये लॉ देखो क्या कहता है। गे-लुसेक ने बोला दैट व्हेन गैसेस are produced, that when gases are produced or reacts during a chemical reaction, they always do so in a simple ratio। ये हमेशा किस चीज में काम करता है? ये हमेशा सिंपल रेशो में काम करता है। सिंपल रेशो, इनफैक्ट सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, इट ऑलवेज वर्क्स बाय वॉल्यूम। जैसे कि हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था, उसमें हम लोग वाटर का सिंपल रेशो क्या बोलते हैं, 1:8। हम वाटर का सिंपल रेशो क्या लिखते हैं, 1:8। वाटर का 2 ग्राम
ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो इसका रेशो हो गया 1:8। तो ये कैसा रेशो लिखते हैं हम लोग हमेशा? बाय मास। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्सीजन का मास और हाइड्रोजन का मास लिया है। यहाँ पर गे लुसेग अंकल बोलता है बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपके मन में एक बहुत भयानक डाउट डेवलप हो जाता है, बहुत भयानक डाउट। वो क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एग्जाम्पल हमें दिया कि अगर आपके पास में हाइड्रोजन नामक गैस है और अगर वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन नामक गैस के साथ, तो वाटर के वेपर्स बनेंगे। ठीक है सर, बहुत प्यारी बात बोली आपने, कोई दिक्कत नहीं। किताब में लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ताकि 100 ml पानी बन सके। अब आपका दिमाग यहाँ खराब होगा, आप बोलोगे सर रिएक्टेंट साइड तो 100 ml और 50 ml यानी कि 150 ml है और प्रोडक्ट तो 100 ml ही बन रहा है, 50 ml कहाँ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी ये वर्ड वॉल्यूम आता है ना, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास लगाने की कोशिश मत करना। मास एक अलग चीज है, वॉल्यूम एक अलग चीज है। इनफैक्ट गे लुसेग लॉ के वक्त तक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं थी और एटम्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, केमिकल बॉन्ड के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा यहां पर आपको कंफ्यूजन हो गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इस चीज को हमेशा अवॉइड करो और इस रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करके लिखो। H2 + O2 से बन रहा है वाटर। अब यहां पर आप देखो कि ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर 2 ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो ये रिएक्शन हो रही है। दैट मीन्स यहां पर सीधा सा हिसाब है कि अगर आपके पास में 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 वॉल्यूम वाटर बनेगा। तो यहां पर इनके मोल्स का, इनके मॉलिक्यूल्स का रेशो क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लगेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, तब कहीं जाकर 2 मॉलिक्यूल वाटर बनेंगे। अब कैसे होगा देखो, मेरी बात समझना भाई। हाइड्रोजन अभी इस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए, इनकी रिएक्शन आप लोग ऑक्सीजन के साथ कर रहे हो ताकि क्या बन सके? वाटर। अब देखो पहले ये हाइड्रोजन टूटेगा, ये हाइड्रोजन टूटेगा और ये ऑक्सीजन टूटेगा। अब क्या हुआ? अब ये ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन के साथ चला गया दोस्ती करके, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये बन गया। फिर आप देखो ये ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन के साथ चला गया तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये बन गया। तो आप खुद देखो ना कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो ये एटॉमिक लेवल पर जब चेक करी जाती है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास घुसा दोगे तो वो कभी भी फॉलो नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए बाय वॉल्यूम लिखना इसमें ज़रूरी है। तो आपने देखा यहाँ पर कैसा हुआ रेशो, हाइड्रोजन नामक गैस जब ऑक्सीजन नामक गैस के साथ रिएक्ट करी तो किस रेशो में रिएक्ट करी? 2:1 के रेशो में, सिंपल रेशो है। और जब इनके रिएक्शन से प्रोडक्ट बना यानी जब वाटर वेपर बना तो वो भी कैसे रेशो में बना? सिंपल रेशो में, तो 2:1:2 का रेशो। और एग्जाम्पल उठा लो, जैसे मान लीजिए आपके पास में कार्बन नामक गैस है, या अगर आपके पास में चलो मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, जब ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO + O2 से बना CO2, यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2, यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2। तो देखो यहाँ पर भी क्या रेशो हो गया? 2:1:2। आ रही है बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, एक एग्जाम्पल और उठा लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास में हाइड्रोजन नामक गैस है, आपने इसका ट्रीटमेंट क्लोरीन नामक गैस के साथ करा तो तुमको हाइड्रोजन क्लोराइड नामक गैस मिली। क्या रेशो हो गया? 1:1:2 का रेशो हो गया। तो ये सब देखो जितनी भी गैसेस रिएक्ट करेगी ये सब एक दूसरे के साथ में सिंपल होल नंबर रेशो में होगी बाय वॉल्यूम। दे विल बी ऑलवेज इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ 7 क्लोरीन के मॉलिक्यूल या 4.5 क्लोरीन के मॉलिक्यूल या 5.5 क्लोरीन के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका गे लुसेग लॉ। बड़ा इजी लॉ है, हल्का फुल्का लॉ है। अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के हिसाब से आपको सिर्फ इतना समझना है।
कभी भी इसके वॉल्यूम एनसीईआरटी वाला फॉलो अप मत करना, क्योंकि वो भी बोल रहा है ना कि 100 वॉल्यूम, उसने बुक में क्या लिखा है तुम्हारे 100 ml, 50 ml और 100 ml। तो इसको आप सिंपल रेशो में ले जाओ ना भाई, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 52 ज़ा 100, तो ये हो गया ना 2:1:2 का रेशो। तो ये बाय वॉल्यूम की बात चल रही है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल लेवल पे बात चल रही है। तो घबराना है बिल्कुल मत, ये वाली चीज़ फॉलो करना, ठीक है। चलो हो गया, लिख लिया इतना आप लोगों ने। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी कर रही हैं तो सिंपल रेशो में रिएक्ट करेंगी, और अगर इनके रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट भी बन रहा है तो वो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के साथ में सिंपल रेशो में ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ में 17.5 वॉल्यूम क्लोरीन रिएक्ट कर रही, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल रेशो चलेगा। चलिए लास्ट लॉ, जिसको एवोगैड्रो लॉ बोलेंगे। अगेन एवोगैड्रो लॉ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेटिव तौर पे दे रखा है। इसकी पूरी डिटेल सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो दे रखी है उससे आप मान के चलो 1000 गुना ज़्यादा डिटेल में बात हम स्टेट्स ऑफ मैटर में करेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इंफॉर्मेटिव तौर पर इसको पढ़ना है, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। अब देखो एवोगैड्रो अंकल ने क्या करा, एवोगैड्रो अंकल ने क्या करा, उन्होंने अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लिए गैसेस के। पहले चेंबर में उन्होंने हाइड्रोजन गैस भर दी, पहले चेंबर में उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस भर दी। दूसरे चेंबर में उन्होंने नियॉन गैस भर दी, चलो नियॉन गैस भर दी। तीसरे चेंबर में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी, CO2 गैस भर दी। अब आप सब देखते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कम है, उससे ज़्यादा मास नियॉन का है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप भी जानते हो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत छोटा है, नियॉन का साइज़ थोड़ा बड़ा है। चलो एक काम करो, नियॉन अगर आपको कंफ्यूज करे तो आप एक काम करो, नियॉन की जगह यहाँ पर क्लोरीन ले लो। इनफैक्ट क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, नाइट्रोजन ले लो। नाइट्रोजन गैस भर दी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा हाइड्रोजन से ज़्यादा बड़ी भी है साइज़ में और मास में हैवी भी है, और नाइट्रोजन से ज़्यादा बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का साइज़ भी है और मास भी है। तो एवोगैड्रो ने 3 अलग अलग चेंबर में 3 अलग अलग गैसेस ले ली। फिर उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करे जो मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में सिखाऊंगा। उन्होंने एक बात ऑब्जर्व करी, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस at a constant temperature and pressure will have equal number of particles और molecules। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि अगर इन तीनों गैसेस को मैं रूम टेम्परेचर पर रख लूँ 298 केल्विन्स पर, यानी कोई टेम्परेचर में घटाव बढ़ाव ना हो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm रख लूँ, तब इन तीनों चेंबर के अंदर जो गैसेस पड़ी हैं, अगर मैं इनका इक्वल वॉल्यूम रखूं तो इनमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड मास ऑफ द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। यानी अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को कंपेयर करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, और हाइड्रोजन क्योंकि छोटी है, पतली है, छोटू सी है, हल्की सी है, तो इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। जैसे आप सोचते भी हो ना कि जैसे आप लोग बस में ट्रैवल कर रहे हो और बस की एक सीट है, अगर आपने इस पर नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे बैठा दिए स्कूल के, तो 4 नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे इस पर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप सांड हो और अगर आप 12th के लड़के हो और तुम अगर गुंडे हो तो तुम 2 दोस्त आराम से बैठेंगे, ये अपन की सीट है। तो क्योंकि अब आप बड़े हो गए तो आपको ज़्यादा जगह मिली,
आपको ज़्यादा जगह घेरनी पड़ेगी, और छोटे बच्चे बेचारे छोटे छोटे से मासूम से तो वो कंजेस्टेड होकर बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ गैसेस केस में ऐसा नहीं है, गैसेस के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस है तो आपको इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे। दूसरी बात, हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहां पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस की बात करी जा रही है। यहां पर जिस चेंबर में रखा है उस चेंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस चेंबर की बात नहीं कर रहा हूं कि तीनों चेंबर का वॉल्यूम सेम है। नहीं 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 भाई, गैसेस तो वैसे भी कंप्रेसिबल है। अगर आप चाहो तो आप इसको इस बॉटल के अंदर भी गैस को घुसेड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस गैस को, उतनी मात्रा की गैस को इस बॉटल में भी घुसेड़ सकते हो। भाई डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि गैसेस तो बेचारी कंप्रेसिबल है। तो यहाँ पर आप जिस चेंबर में रख रहे हो उसके साइज से या उसके वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, वॉल्यूम आपको गैस का रखना है। तो एवोगैड्रो ने जब चेक करा, तो जब उन्होंने देखा कि अगर मैं 22.4 लीटर हाइड्रोजन लेता हूँ, 22.4 लीटर नाइट्रोजन लेता हूँ और 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ, तो इन तीनों के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही मिलते हैं, भले ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के हो, भले ही वो नाइट्रोजन के हो, भले ही वो हाइड्रोजन के हो। तो ये इनके एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव हुआ था कि अगर मैं इक्वल वॉल्यूम ले लूँ किसी भी गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पे फर्क नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस की स्पीड बढ़ जाएगी, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एक्सपैंड कर जाएंगे। याद करो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, गर्म खाने की खुशबू दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि क्योंकि गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो गैस का मॉलिक्यूल जो होगा, जो उसकी खुशबू का पार्टिकल होगा, वो गर्म होने की वजह से दूर भाग जाएगा। लेकिन ठंडा खाना ठंडा, इसलिए उसके पार्टिकल्स वहीं रहेंगे। तो याद रखना, टेम्परेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। और प्रेशर, भाई जब तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो ऐसी आवाज़ निकलती है। क्यों? क्योंकि उसमें डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है। जैसे तुम ढक्कन खोलते हो, तुम जैसे ढक्कन खोल रहे हो प्रेशर कम कर रहे हो तो गैस उड़ जाएगी। तो गैस के साथ में टेम्परेचर और प्रेशर में कोई खिलवाड़ नहीं करना है, टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल फिक्स रखना है। और फिर अगर आप तीनों गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लोगे तो आपको गारंटी तीनों के अंदर इक्वल पार्टिकल मिलेंगे। और वो पार्टिकल कितने मिलेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। क्या चीज़ क्लियर होगा? एंड दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो लॉ। तो यहाँ पर आप स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो कि वेन एवर यू विल टेक 22.4 लीटर ऑफ गैस, it always contains 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इसी नंबर को फ्यूचर में एवोगैड्रो नंबर बोला जाने लगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर। अब इसकी बात अपन मोल्स वगैरह में करेंगे, लेकिन गाइस यहाँ पर आप लोगों के सारे लॉस खत्म होते हैं। अब गाइस अगले लेक्चर में अब हम लोग घुसने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट में। अब उतरेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, अब उतरेंगे स्टोइशियोमेट्री के अंदर, अब उतरेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेपर डेंसिटी के सवालों के अंदर। और अब आने वाला है मज़ा। अब धीरे धीरे अब न्यूमेरिकल्स आने लगेंगे जो आप लोगों को जेई और नीट में काम आ सकते हैं। स्कूल लेवल के वाले तो यही आता है, स्कूल लेवल की टेंशन मत करो, जेई और नीट की टेंशन करो, हाई लेवल की टेंशन करो। तो चलो आज इतना कंप्लीट करो, इसके आगे की बात वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा गाइज, एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि जो भी बच्चा क्लास 8, 9, 10 का है, आपको पता है मैं अनअकैडमी पर हूँ। अनअकैडमी एप्लीकेशन पर अभी हम लोगों की वजह से एक नया उसके अंदर फीचर ऐड हो गया, आस्क अ डाउट। जैसे कि आप लोगों को कोई डाउट होता है तो अनअकैडमी के उस फीचर को आप लोग यूज़ कर सकते हो। 9th का जो भी बच्चा है, क्लास 9th का बच्चा, गाइज आप लोगों के लिए यूरेका बैच आ चुका है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पर है, उसको फॉलो कर लेना। मेरे जो भी बैचेज़ हैं अनअकैडमी पर उसमें आप एनरोल कर लीजिएगा। और जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे।